अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा जो 30 साल हो गए हैं इमरान खान की स्ट्रगल को। इमरान खान साहब ने ये पार्टी बनाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों थी और इसका मकसद क्या था, और इस पार्टी को आज वो जिस स्टेज पे लेके गए हैं, क्या उन्होंने इस चीज़ का सोचा था कि आवाम इतनी उनके साथ जुड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये पार्टी शुरू क्यों हुई थी और कब हुई थी। ये पार्टी शुरू होती है 25 अप्रैल 1996 को। इमरान खान साहब इसका संग बुनियाद रखते हैं। आज के दिन ही 25 अप्रैल को इस पार्टी को, जमात को बनाने का मकसद ये था कि जब इमरान खान साहब ने ये पार्टी बनाई थी उस वक्त इस मुल्क में करप्शन इंतहा की अरूज पे थी, और दूसरी साइड पे जो दो पार्टियां थी बारी ले रही थी, एक PMLN थी और दूसरी पीपल्स पार्टी थी। वो इस निज़ाम को इतना तबाह कर चुकी थी कि यहाँ पे करप्शन इंतहा की थी, नाइंसाफ़ी इंतहा की थी। इसी नाइंसाफ़ी की बीट चढ़ा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी, और इदारे आज़ाद नहीं थे। इमरान खान साहब इस वजह से उन्होंने इस पार्टी को बनाया और सामने लेके आए कि हम पाकिस्तान को एक नई सिमत देंगे, पाकिस्तान को एक नए रास्ते पे लेके जाएंगे। जो कि ऑलरेडी जो डिक्टेटर्स थे, जनरल ज़ियाउल हक था, जनरल मुशर्रफ था, उसके खिलाफ भी काफ़ी सारी कोशिश थी इमरान खान साहब की। जनरल अयूब था जिसने इस मुल्क में असल जो बुराई की जड़ थी वो जनरल अयूब से शुरू हुई थी। तो वो इनके खिलाफ आए कि हम इस सिस्टम को सीधा करेंगे। लेकिन जब उन्होंने पार्टी शुरू की तो उनके साथ कुछ 3 से 4 लोग थे जिन्होंने ये पार्टी शुरू की। जब ये पार्टी शुरू करते हैं उनको मुख्तलिफ किस्म के नाम दिए जाते हैं। जब भी उनको कहा जाता है कि ये तांगा पार्टी है, कि इसमें इतने लोग हैं कि ये एक ही तांगे में पूरे आ जाएंगे, ये कहते होते थे शेख रशीद साहब, जो बाद में इमरान खान साहब की वजारत में रहे, उनके अंडर वजीर रहे। वो कहते होते थे कि ये तांगा पार्टी है। इमरान खान साहब एक बात करते होते थे कि आप अपना जो मकसद है ना उस पर कंप्रोमाइज़ ना करें, मकसद के लिए कंप्रोमाइज़ करें, कि जो भी आपका मकसद हो उससे पीछे ना हटें। उसको पाने के लिए आपको थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करनी पड़े या कुछ कंप्रोमाइज़ करने पड़े तो आप वो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लें, बड़ा कंप्रोमाइज़ ना करें मकसद के ऊपर। तो इस तरह जब ये पार्टी बनती है तो इमरान खान साहब का मकसद तो यही था कि इस मुल्क को आगे लेके आना है। तो जब वो ये लेके निकले कि यहाँ पे हमने कानून सबके लिए बराबर हो, असल मकसद था कि इस मुल्क में कानून की नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। अभी भी वही सूरत हाल है जिसकी वजह से इमरान खान साहब जेल में पड़े हुए जंग लड़ रहे हैं कि कानून की तो बेवकूफ़ी इतनी ज़्यादा है इस मुल्क में जिसकी इंतहा नहीं है। ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, जो बड़ी बड़ी चोरियां डकैतियां करते हैं, उनको NRO मिलता है और वो अपना पैसा लेके बैरून मुल्क निकल जाते हैं। और जो छोटा चोर होता है, गरीब होता है, जो अपनी पेट पालने के लिए थोड़ी सी चोरी करता है, वो बेगुनाह भी जेलों में पड़ा रहता है। तो इमरान खान साहब का ये मकसद था कि एक तो इंसाफ तेजी से हो, इंसाफ के दरवाजे खुलें, और जो ये एक नाइंसाफ़ी होती है कि लगातार बड़े चोरी करते रहते हैं, उनको कानून के कटहरे में लेके आए। जब ये चीज़ इमरान खान साहब ने शुरू की, उनका ये मकसद था कि आम शहरी को इंसाफ जल्दी मिले, और वो इसी चीज़ में आगे बढ़ते चले गए। दूसरी चीज़ पे इमरान खान साहब का जो विजन था, इमरान खान साहब का विजन था नया पाकिस्तान। नए पाकिस्तान से क्या मुराद था? नए पाकिस्तान से यही मुराद था कि इमरान खान साहब अपने ये जो पाकिस्तान में जुल्म है इसको ख़त्म करें। अब जब ये नया विजन लेके आते हैं तो इमरान खान साहब 1997 और 2002 में कोई ख़ास कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। एक सीट वो जीते हैं अपनी मियाँ वाली से और वो कौमी असम्बली में पहुंच जाते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो उनके साथ कुछ और लोग होते हैं जो कि इलेक्शन हार जाते हैं, जिनमें सदर आरिफ अलवी भी होते हैं, वो भी इलेक्शन हार जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब अपनी सीट मियाँ वाली से जीत जाते हैं। इस दौरान में इमरान खान साहब की जो ये पार्टी थी वो और भी इंगेज होती गई। फिर 2011 का जलसा आता है। 2011 के जलसे में इमरान खान साहब ने बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट आया इमरान खान साहब की सियासत का। तब ये जो हमारे एक लोग हैं वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को जनरल पाशा और जनरल ज़हीरुल इस्लाम और इस तरह के लोग आगे लेके आए थे जिन्होंने इमरान खान साहब की पार्टी को सपोर्ट किया था।
अब यहाँ पे बात आती है कि अगर तब इन लोगों ने सपोर्ट किया था तो क्या ये लोगों को भर के खुद ही लेके आए थे? कि 2011 में जो जलसा हुआ, अवाम वहां पे आई, इमरान खान साहब का मकसद था जिसके साथ लोग जुड़ते चले गए। शुरू में लोग कम थे, इमरान खान साहब खुद कहते होते थे कि मेरे जो वोटर्स हैं वो भी छोटे हैं, ये बड़े हो जाएंगे फिर ये मुझे वोट करेंगे। 2011 में अवाम उनके साथ जुड़ी, लेकिन इमरान खान साहब को वहां पे भी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। जो उस इलेक्शन में 2013 के इलेक्शन में भी इमरान खान साहब कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके, तो तब जाके इमरान खान साहब को लेकिन सीटें इतनी मिली कि वो थोड़े से मजबूत हो गए। इमरान खान साहब को सीटें मिलती हैं 30 से ज़्यादा। अब जब इमरान खान साहब को वहाँ पे सीटें मिलती हैं 30 से ज़्यादा, तो वहाँ पे इमरान खान साहब के पास जो हल्के होते हैं उनमें इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है, ज्यादती हुई है। उनमें एक वो जहांगीर तरीन के हल्का कहते थे, एक ख्वाजा साद रफीक का हल्का कहते थे और एक अयाज सादिक का। इन 3 हल्कों में वो कहते थे कि हमारे साथ धांधली हुई है। अब जब इनके ऊपर होता है, ये इलेक्शन खुलता है, तो जहांगीर तरीन के हल्के में इलेक्शन दोबारा होता है और वहां पे जहांगीर तरीन जो है वो इलेक्शन जीत जाता है दोबारा जब इलेक्शन होता है तो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक थे ये ले लेते हैं स्टे और ये इलेक्शन आगे चलता चला जाता है। तब इलेक्शन नहीं होते, 2018 के इलेक्शन आ जाते हैं। 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब को कामयाबी मिलती है और वो वजीर आज़म पाकिस्तान बन जाते हैं। जब 2018 में वो वजीर आज़म पाकिस्तान बनते हैं तब उनके साथ जहांगीर तरीन भी था, शाह महमूद कुरैशी भी थे, असद उमर भी था, फवाद चौधरी भी था और बाकी भी जो बड़े बड़े नाम थे, परवेज खटक भी था। ये सारे लोग इमरान खान साहब के साथ आके जुड़ जाते हैं। ये वो लोग थे जो जहांगीर तरीन और बाकी लोग अशराफिया, ये किसी और के इशारों पे चलते होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे चलते हैं कि अभी आप इधर चले जाएं, अभी आप इधर चले जाएं। MQM को भी साथ मिला दिया गया इमरान खान साहब के साथ। यहाँ पे जब इमरान खान साहब के साथ हुकूमत बनती है तो उसमें इमरान खान साहब की शुरू में ही परेशानियां आ जाती हैं कि इनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं होती और सिंपल मेजोरिटी जो होती है वो भी इत्तेहादियों के साथ आती है मिलके। जब ये इत्तेहादी जैसे ही थोड़े से इमरान खान साहब एक खुददारी की तरफ जाते थे तो ये इत्तेहादी पीछे हटने लग जाते थे कि हम पीछे हटने जा रहे हैं, और ये किन के इशारों पे चल रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे। जब ये पीछे हटते हैं तो इमरान खान साहब की हुकूमत कमजोर होने लग जाती है। फिर इमरान खान साहब इनके साथ फिर कंप्रोमाइज करते हैं। चलते चलते इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो आगे एक आ जाता है करप्शन का स्कैंडल, क्योंकि इमरान खान साहब का विजन था कि जो हमने यहाँ पे इंसाफ के ऊपर रियासत बनानी है और करप्शन के हवाले से वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करते थे। अब जो लोग कहते हैं बैठ के यहाँ पे कि इमरान खान साहब करप्शन करके गए हैं, तो जब उन दिनों जहांगीर तरीन जो इमरान खान साहब का राइट हैंड समझा जा रहा था और सेक्रेटरी जनरल भी था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको हरवाया गया 2018 में। वो भी हरवाते तो यही हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग बैठे होते हैं, लेकिन वो मुशीर बन जाते हैं इमरान खान साहब के, जो भी यहाँ पे सियासी हो जाए या मैशत के वाले से वो मुशीर होते हैं। वो करते हैं करप्शन शुगर स्कैंडल में, उनका नाम आता है शुगर स्कैंडल में। इमरान खान साहब उनको अपने जो मुशीर होते हैं उसके ओहदे से हटा देते हैं। जब इमरान खान साहब उनको हटाते हैं ओहदे से, वो नाराज होकर चले जाते हैं। अब उन्होंने इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंपना शुरू कर दिया जहांगीर तरीन ने। वो जहांगीर तरीन छुरा घोंपना शुरू करता है और अपोजिशन के जो लोग हैं उनको अपने साथ मिला लेते हैं। उनको दावत दी जाती है कि आप इस साइड पे आ जाएं, इमरान खान साहब ने हमारे साथ बड़ी ज्यादती कर दी है। लेकिन इमरान खान साहब का तो मकसद था कि हमने करप्शन नहीं करनी। अलीम खान भी था, वो भी अपने आप को बड़ा समझता है बिल्डर्स, लेकिन वो भी करप्शन करने के चक्करों में था कि वो जो रोडा प्रोजेक्ट था वो उसमें अपनी करप्शन करना चाह रहा था। इमरान खान साहब ने इनके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया और अपनी करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की और इनको कर दिया फारिग। अब इमरान खान साहब की हुकूमत भी कर दी जाती है ख़त्म एस्टेब्लिशमेंट के मिली भगत के साथ, और अमेरिका से एक सैफर आता है और इमरान खान साहब की हुकूमत कर दी जाती है ख़त्म। यहाँ तक इमरान खान साहब की जो ऊंच नीच आई, उतार चढ़ाव आया, ये हमने आपको बताया। अब यहाँ से एक नया फेज शुरू होता है। यहाँ से जो नया फेज शुरू होता है इमरान खान साहब का, वो आता है इमरान खान साहब की हुकूमत के बाद, जो वो कहते होते थे कि मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा इस हुकूमत के लिए। जब इमरान खान साहब इस हुकूमत के लिए ख़तरनाक होते हैं
तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है कि वो अवाम में निकल जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं अवाम में जाऊंगा, और उनके पास हुकूमत होती है पंजाब की भी और केपी की भी। इमरान खान साहब आइन पे अमल करने वाले हैं, वो इन दोनों जगहों पे अपनी हुकूमत ख़त्म कर देते हैं। तब तक यहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट वाली साइड थी, यहाँ पे भी नया सेटअप आ जाता है। ये यहाँ पे न तो कोई इलेक्शन होने देते हैं बर वक्त, जो एक आईनी तरीकाकार था उसके ऊपर, और ना ही ये कोई मतलब कि लंबी जो एक प्लानिंग होती है पाकिस्तान को बचाने की, उसमें अपना अमल दखल देते हैं। फिर ये एक फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाते हैं बकौल इमरान खान साहब के 9 मई में ये पीटीआई को तोड़ने की तरफ चल पड़ती हैं। जब पीटीआई को तोड़ने की तरफ बात आती है, तो तब जो भी लोग थे इमरान खान साहब के साथ, पीटीआई के बड़े बिल्डर समझे जाते थे कि पीटीआई को बनाने वाले यही है, जिनमें असद उमर छोड़ गया, इब्रारुल हक छोड़ गया, परवेज खटक छोड़ गया, उस्मान बुज़दार जो सीएम बना हुआ था वो छोड़ गया, इसी तरह महमूद खान जो केपी में सीएम था वो भी छोड़ जाते इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब की पार्टी सारी तितर बितर हो जाती है, और इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं फिर भी इलेक्शन लड़ूंगा। यहाँ पे जो सबसे एक बदतरीन किरदार है अदलिया की तहरीक का, वो है जस्टिस काजी फायज ईसा। जस्टिस काजी फायज ईसा इंतहाई बदतरीन किरदार अदा करते हैं, और वो 2024 का इलेक्शन अनाउंस करवाने के लिए मैदान में आ जाते हैं। जब वो 2024 का इलेक्शन अनाउंस करवाने के लिए मैदान में आते हैं, तो तब यहाँ पे एक सेटअप जो था वो इमरान खान साहब को कुचलने के लिए तैयार बैठा हुआ था। इससे पहले इमरान खान साहब को गोलियां भी लग चुकी थी, इमरान खान साहब को मारने की कोशिशें भी की जा चुकी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी, और सानिया वजीराबाद भी हो चुका था। सानिया वजीराबाद के बाद इमरान खान साहब बहुत मुश्किल में थे। उनको फिर 9 मई में 6 अगस्त को गिरफ्तार किया जाता है, और इमरान खान साहब जेल में चले जाते हैं। जब इमरान खान साहब जेल में चले जाते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन अनाउंस करवाने के लिए काजी फायज साहब भाग पड़ता है, और नवाज शरीफ जो कि भागा हुआ था बैरून मुल्क, वो भी पाकिस्तान पहुंच आता है। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचता है, तो अदलिया सुप्रीम कोर्ट की जो है वो उसको कवर अप करती है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो भी जजेस थे, जिसमें चीफ जस्टिस तब बन चुके थे जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस आमिर फारूक वहाँ से लोग भिजवाते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर, और वहाँ से उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है, और वो आ जाते हैं पाकिस्तान में। जब वो पाकिस्तान में पहुँच जाते हैं, यहाँ से एक नया फेज़ शुरू होता है इमरान खान साहब के इलेक्शन के हवाले से। अब यहाँ पे एक फैसल वावडा है टाउट, वो कहना शुरू कर देता है कि इमरान खान साहब का बल्ले का निशान नहीं होगा। जब इमरान खान साहब के बल्ले के निशान के हवाले से बात होती है, इमरान खान साहब कहते हैं हम फिर भी इलेक्शन लड़ेंगे। तब तक इमरान खान साहब जेल में हैं, उनसे मुलाकातें नहीं हो रही, उनसे कोई भी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन वो इलेक्शन के लिए कहते हैं हम लड़ेंगे। अब इलेक्शन से 2 दिन पहले जस्टिस काजी फायज ईसा एक किलर फैसला देते हैं, और पीटीआई के लिए वो बहुत ख़तरनाक साबित होता है, और पीटीआई की जो बल्ले का निशान था वो वापस ले लिया जाता है। जब पीटीआई का निशान वापस लिया जाता है, तो तब पीटीआई के जो भी अरकान हैं वो तितर बितर हो जाते हैं। उनको पता नहीं होता हमने कहाँ पे इलेक्शन लड़ना है, किस निशान पे इलेक्शन लड़ना है। तब जाके जो भी ये अरकान थे, ये मुख्तलिफ निशानात के ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे भी जो ये सिस्टम है, रजीम है, इसको बदतरीन शिकस्त होती है, और ये सिस्टम अपने घुटनों पे चला जाता है। जब ये इलेक्शन होता है 8 फरवरी को, पीटीआई जो है, जो आज़ाद अरकान थे, वो 2/3 मेजोरिटी हासिल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आ जाती है नाअहल क़ियादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नाअहल क़ियादत उस वक्त जिसके हाथ में थी, वो बैरिस्टर गौहर थे, सलमान अकरम राजा थे, अली अमीन गंडापुर थे। ये लोग कहते हैं कि हम अपोजिशन में ही रहेंगे, और ये कोई विक्ट्री स्पीच नहीं करते। जब ऐसी कोई भी बात नहीं होती, तो दूसरी हुकूमत जो है, जो अभी बैठी हुई है दूसरी साइड, उसको मौका मिल जाता है, वो आके 9 फरवरी का इलेक्शन करते हैं, और फॉर्म 47 के ज़रिए अपनी हुकूमत बना लेते हैं।
जब ये हुकूमत बन जाती है तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक नया क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। इनको वो कहते हैं कि आप अपने सुकून वाली फेज में चले जाएं। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एहतजाज करती है, ना वो कुछ लोगों को निकालती है, कुछ भी नहीं करती, ना कोई प्रोटेस्ट करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकफुट पे चली जाती है। इमरान खान साहब इनको बार बार एहतजाज की कॉल देते हैं कि आप लोग एहतजाज करें, एहतजाज करें। ये लोग कोई एहतजाज नहीं करते। फाइनल कॉल की इमरान खान साहब खुद कॉल देते हैं कि आप लोग फाइनल कॉल के लिए आएँ, लेकिन वहाँ पे अली अमीन गंडापुर वो इंतहाई ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस एहतजाजी तहरीक को। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस एहतजाजी तहरीक को नुकसान पहुँचता है तब 26 नवंबर का एक सानिया होता है और वहाँ पे आवाम को सीधी गोलियां मार दी जाती हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये सूरत हाल मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब का जो एक मिशन था कि हम नौजवानों को आगे लेके आएँ, उसमें इमरान खान साहब काफ़ी ज़्यादा नौजवानों को टिकट्स देते हैं और वो नौजवान असम्बली में पहुँच जाते हैं, जिसमें शायद खटक है, मीना खान अफरीदी है, सुहेल अफरीदी है, शेर अफजल मरवत है, जो कि अभी इंतहाई किस्म का टाउट है, लेकिन ये लोग असम्बलियों में पहुंच जाते हैं इमरान खान साहब के बलबूते के ऊपर। इससे आगे जो अभी मौजूदा सूरत हाल है, ये इंतहाई कठिन सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतनी मुश्किल सूरत हाल है कि यहाँ से निकलना और सर्वाइव करना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस तहरीक को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया गया है अली अमीन गंडापुर की तरफ से, और जो अभी एक क़यादत बैठी हुई है नाअहल किस्म की क़यादत, इसकी तरफ से डैमेज कर दिया गया है। इमरान खान साहब की आँख की हालत भी काफ़ी ख़राब कर दी है इसी सिस्टम ने। अब ये सिस्टम इतना मजबूत हो चुका है कि कोई भी इस सिस्टम के ख़िलाफ़ बोलने के लिए बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। जो भी इस सिस्टम के ख़िलाफ़ बोलता है वो इंतहाई मुश्किल में पड़ जाता है। यहाँ पे इस सिस्टम की जो एक सबसे ज़्यादा डर है वो इमरान खान साहब के सोशल मीडिया से है। बेशक इस सिस्टम ने बहुत सा दबा लिया है पीटीआई को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन आज 30 साल होने के बावजूद भी जो पीटीआई है वो एक इतनी बड़ी सियासी ताकत बन चुकी है कि जो ये वाली रिजीम बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इस पीटीआई की जो ताकत है वो अब सोशल मीडिया बन चुका है, क्योंकि मेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ना तो पीटीआई का नाम लिया जाता है और ना ही पीटीआई के मुतालिक कोई भी बात करने दी जाती है। अब पीटीआई की सिर्फ और सिर्फ ये ताकत बन चुकी है कि वो लोग अपना बयानिया सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही आगे पहुंचाते हैं, और वो इस तरह कामयाबी पे कामयाबी करते चलते जा रहे हैं। लेकिन मुश्किलात बहुत हैं, क्योंकि अदलिया मैनेज हो चुकी है, अदलिया आज़ाद नहीं है। इमरान खान साहब का जो मिशन था वो बिल्कुल इस अदलिया ने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। ये थी हमारे पास जो भी इमरान खान साहब का उतार और चढ़ाव था, शुरू से लेके आखिर तक हमने आपके सामने रखा है, कैसे ये पार्टी बनी और कैसे ये पार्टी एक अभी तक एक मुश्किल सूरत हाल में है। ऊंच भी आई, नीच भी आई, वज़ीर-ए-आज़म भी बने, अभी जेल के अंदर भी हैं इमरान खान साहब, और ये तमाम सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है। तो इसके हवाले से आप अपना इजहार ज़रूर किया करें। ये अपडेट्स थी और ये हमने आपके साथ एक डॉक्यूमेंट्री आपसे शेयर की है जो भी पीटीआई की मुकम्मल तौर पे सूरत हाल है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।